कौन करता है ईरान में फैसले? ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहां गए? एक तरफ इतनी बड़ी जंग चल रही है जो खत्म होकर भी दोबारा शुरू हो गई। सारी दुनिया का तेल आबनाए हुर्मुज़ में फंसा पड़ा है। पूरी दुनिया में मुआशी बहरान खत्म होकर फिर पैदा हो गया। पाकिस्तान ने देर से पेट्रोल सस्ता करके फिर जल्दी महंगा कर दिया। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया और आज ट्रंप ने फिर कहा है कि अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर तबाह कर दूंगा, तमाम पुल तोड़ दूंगा। अगले हफ्ते उनके लिए हालात बहुत खतरनाक हो जाएंगे। ट्रंप इतनी बड़ी दोबारा धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहां गायब हैं? इस्राएली और अमरीकी मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और वो प्रोपेगेंडा ये है कि मुश्तबा खामनाई की एआई से जाली वीडियोस बनाकर दिखाई जा रही हैं। पर्दे के पीछे कोई और है, मुश्तबा खामनाई नहीं। जेडी वेंस ने भी पूछा कि बात किससे करें? कौन है ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत? इन सब में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लेकिन आज टुडे पर हम वही कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेकिन इससे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं थिंक टुडे। थिंक का मेन चैनल नहीं है। थिंक के मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं। जैसे कि कल जो वीडियो पब्लिश की गई है उसमें सवाल उठाया गया है कि आखिर आपकी बीवी आपके बारे में सोचती क्या है, उनके जहन में आपको लेकर क्या चल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो थिंक के मेन चैनल पर ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं थिंक टुडे, और थिंक टुडे लाने का मकसद यही है कि आपके सामने रोजाना एक व्लॉग पेश किया जाए, क्योंकि ये आपकी ही ख्वाहिश पर किया गया है। जब हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं तो उसमें रिसर्च होती है, काफी टाइम लग जाता है, तकरीबन हफ्ता भी लग जाता है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, 3 हफ्ते भी और महीने भी लग जाते हैं कई। लेकिन थिंक टुडे में रोजाना एक व्लॉग पब्लिश किया जाता है। दैट्स वाई हम आज की कहानी ईरान की होने वाली जंग की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं, जो कि कहानी बहुत खतरनाक है। और ये कहानी है कि ईरान के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये कहानी शुरू हुई थी 28 फरवरी 2026 से। रात का वक्त था। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई अपने दफ्तर में मौजूद थे और फिर अमेरिका और इसराइल के तैयारे आए और फिर वो हमला हुआ जो ईरान की तारीख का सबसे बड़ा धचका था। अली खामनाई शहीद हो गए, उनके साथ ईरान की फौजी और सियासी क़यादत का बड़ा हिस्सा भी। ईरान में एक लम्हे के लिए सख्ता सा छा गया, लेकिन ईरान टूटा नहीं। चंद घंटों में जवाब आया, सैकड़ों मिसाइल चले, हजारों ड्रोन बरसाए गए और सबसे बड़ा हथियार आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी गई। दुनिया का 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। पाकिस्तान का, भारत का, चीन का, यूरोप का। और जब ये बंद हुई, तेल $120 फी बैरल तक पहुंचा। पाकिस्तान में पेट्रोल 458 तक पहुंच गया था, अगर आपको याद हो। मगर फिर महीनों की लड़ाई के बाद 17 जून को वर्सेल्स के महल में मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान ने सालिसी की। कई बार ईरानी और अमरीकी वफ्द पाकिस्तान भी पहुंचे। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई, पेट्रोल सस्ता हुआ। लेकिन इस मुआहिदे के अंदर कुछ ऐसा खास था जो सब मिस कर गए। No charge for 60 days only। ईरान ने यह मतलब लिया कि 60 दिन बाद हुर्मुज़ फिर हमारा है। अमेरिका ने यह मतलब लिया कि हुर्मुज़ मुकम्मल आजाद है। और 6 जुलाई को ईरान ने 3 तिजारती जहाजों पर हमला कर दिया। जंग दोबारा शुरू हो गई। ये मैं आपको अब उस नुक्ते पर ले आया हूं कि आखिर ये जो अब ताज़ा जंग शुरू हुई है ये हुई क्यों है। अभी हम उस नुक्ते पर भी बात करेंगे कि मुश्तबा खामनाई आखिर हैं कहाँ और वो क्यों कायम है सारे मंजर आम पर, जो कि जनाजे में भी शरीक नहीं हुए थे अली खामनाई के। जब जंग दोबारा शुरू हो गई, अमेरिका ने 80 अहदाफ पर हमले किए, 80 टारगेट्स। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। ट्रंप ने कहा सीज फायर खत्म। फिर 15 जुलाई को ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम इन्हें आज रात बहुत जोर से मारने वाले हैं, कल रात भी और परसों रात भी, और अगले हफ्ते इनके लिए हालात वाकई बहुत बुरे हो जाएंगे। ऐसा ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को कहा। अगले हफ्ते बिजली घर तबाह करेंगे, फिर उसके बाद इनके सारे पुल तबाह करेंगे, जब तक वो मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आते। I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because
Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. अब यहाँ आपको एक तजाद दिखाता हूँ. एक तरफ ट्रंप, यानी कि ये जो इंटरव्यू दिया है, इससे पहले ही ट्रंप का बयान आया था कि ईरान बेताब है मुज़ाकरात करने के लिए, और इससे पहले भी कई दफ़ा आपको अगर याद हो तो बयानात आ चुके हैं कि ईरान तो बेताब है मुज़ाकरात करने के लिए, ईरान तो चाहता है टेबल पर बैठना, ईरान तो चाहता है ये जंग खत्म हो जाए, हम नहीं चाहते. इस वक्त ट्रंप खुलकर ये बयान दे रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आए तो हम तुम्हारे पुल और तुम्हारे बिजली घर तबाह कर देंगे. ट्रंप ने यह भी कहा कि हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी बहरी जहाज़ों के लिए खुली है, ये सिर्फ ईरान के लिए बंद है, बाकी सब गुजर सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका हुर्मुज़ पर कब्जा कर चुका है, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है. फॉक्स न्यूज के डेटा के मुताबिक पीर को सिर्फ 10 जहाज हुर्मुज़ से गुजरे, जो मामूल की ट्रैफिक का सिर्फ 10% से भी कम है, 10% से भी कम. और ट्रंप एक तरफ अपनी अजारादारी दिखा रहे हैं कि मैंने हुर्मुज़ खोल दी है. अगर हुर्मुज़ खुल गई है ट्रंप के मुताबिक तो कोई गुजर क्यों नहीं रहा? 10% से भी कम जहाज गुजरे हैं, क्योंकि खतरा अभी भी मौजूद है. ईरान के मुतालिबात अभी भी वहीं खड़े हैं. ईरान तिजारत चाहता है. ईरान अब इतनी आसानी से हुर्मुज़ देने वाला नहीं है. ईरान के घर से जनाजे उठे हैं, करोड़ों लोग उन जनाजों में शामिल थे. अब ईरान वापस उस पोजीशन पर नहीं आना चाहता जो 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन थी. अब ईरान की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका की 15 निकाती तजवीज का बाकायदा जवाब पाकिस्तानी सालिसों को दे दिया है, लेकिन यह जवाब अमरीकी तजवीज को मुस्तरद करता है. ईरान ने 10 मुतालिबात रखे हैं, जिनमें हुर्मुज़ का नया सेफ पैसेज प्रोटोकॉल, ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए फंडिंग और मगरिबी पाबंदियों का खात्मा शामिल है. और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, ईरान के एक अहलकार ने तमाम नौजवानों, खिलाड़ियों, फनकारों, तालिब इल्मों और असातिज़ा को बिजली घरों के गिर्द इंसानी जंजीर बनाने की अपील कर दी है, ताकि अमरीकी हमलों से बचा जा सके. इससे यह बात साबित होती है कि ईरान की हुकूमत अकेली नहीं है. आपको याद है ट्रंप ने एक बयान दिया था अली खामनाई का जनाजा देखकर. ट्रंप ने कहा था कि या तो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं रोने का, या तो ये करोड़ों लोग अली खामनाई के साथ हैं जो कि वो नहीं जानते थे. और आज भी ईरान के अवाम ईरान के साथ कुछ इस तरीके से खड़े हैं कि वो बिजली घरों की ढाल बनने को तैयार हो गए. वो बिजली घरों के अतराफ खड़े होने के लिए तैयार हैं. उन्होंने ये अहद कर लिया है कि अगर बिजली घर तबाह होते हैं तो उसके साथ कई इंसानी जानों का भी नुकसान होगा, और अगर इंसानी जानों का नुकसान होता है तो फिर ईरान खामोश नहीं बैठेगा, फिर ईरान मजीद हमले बढ़ाएगा. ये ईरान की आवाम ईरान की हुकूमत के साथ खड़ी है, उसका ये बहुत बड़ा सबूत है. बहरहाल दूसरी तरफ ईरान में पाकिस्तानी सालिसी भी बढ़ गई है. अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने एक नई 45 दिन की सीज फायर तजवीज तैयार कर ली है, ऐसा बहुत सारे अखबारात और जराए ये कह रहे हैं, जो इतवार की शाम अमेरिका और ईरान दोनों को भेजी गई हैं. बताया जा रहा है कि ट्रंप ने इस तजवीज पर सोच विचार शुरू कर दी है, मगर पाकिस्तान एक बार फिर मैदान में तो है. अगर ये तजवीज मंजूर हो जाती हैं तो लाजमी बात है पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, जैसे कि पहले हुआ. मगर दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं होता है, खुदा न खास्ता, तो एक महंगाई का बहरान दोबारा सर उठाने के लिए तैयार है. आपको पता है पेट्रोल दोबारा महंगा हो चुका है, मजीद महंगा हो जाएगा अगर ये जंग जारी रहती है, अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती है, अगर ईरान के मुतालिबात नहीं माने जाते हैं, या जैसे कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लिया और अब तमाम जहाज़ जो है वो ट्रंप की मंजूरी से गुजरेंगे. ऐसा मुमकिन नहीं है. बहरहाल कहानी मैंने शुरू की थी कि इतना सब कुछ हो रहा है, ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामनाई, शहीद अली खामनाई के बेटे मुज्तबा अली खामनाई कहाँ हैं. बहरहाल मुज्तबा अली खामनाई की कहानी सुनाने से पहले कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुज्तबा खामनाई पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है थिंक के मेन चैनल पर. इसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप मुज्तबा खामनाई के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं. लेकिन अभी वो सवाल जो इस पूरी कहानी का मरकज़ है, जब अली खामनाई शहीद हुए
تو ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی نئے سپریم لیڈر ہوں گے. اعلان ہوا، لیکن اعلان کے بعد سے آج تک مجتبیٰ خامنائی کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے. نہ ہی کوئی تصویر، نہ ہی کوئی ویڈیو، نہ ہی کوئی خطاب، نہ ہی کوئی انٹرویو. ایون کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، صرف بیانات آتے ہیں. حالانکہ ان کے والد علی خامنائی اپنی پوری زندگی ہر ہفتے عوام کے سامنے آتے تھے، تقریر کرتے تھے، فیصلہ ہوتا تھا، موقف دیتے تھے. مجتبیٰ خامنائی منظر سے کیوں غائب ہیں؟ جب سے سپریم لیڈر بنے کسی نے انہیں نہیں دیکھا. اس بات پر کہ مجتبیٰ خامنائی کیوں غائب ہیں، اس بات پر مغربی بالخصوص امریکی اور اسرائیلی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی کی جو ویڈیوز یا تصاویر ہیں وہ اے آئی سے بنا کر پیش کی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکی، اسرائیلی اور یورپی میڈیا یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی تو زخمی ہوئے تھے، اب ان کی حالت کیسی ہے، وہ ہیں یا نہیں. اب یہاں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے. CNN نے رپورٹ کیا کہ ایران نے مجتبیٰ خامنائی کی اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز استعمال کی ہیں تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ وہ موجود ہیں اور فیصلے وہی کر رہے ہیں. اور پھر اسرائیلی اور امریکی میڈیا نے بھی یہ بات اٹھائی، پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مجتبیٰ خامنائی تو زخمی ہوئے تھے، وہ تو چھپے ہوئے تھے، یہ جعلی ویڈیوز اے آئی سے کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ اصل میں کیا مجتبیٰ خامنائی فیصلے کرنے کی حالت میں ہیں؟ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی اسرائیلی اور امریکی میڈیا ہے جو اس جنگ کا ایک فریق ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پروپیگنڈا کیسے کیا جا رہا ہے. جنگ میں سائیکولوجیکل وارفیئر ہمیشہ شامل ہوتی ہے. دشمن کے لیڈر کے بارے میں شک پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ایران کے اندر سے ہی نظام ٹوٹ جائے. دوسری طرف ایران کہتا ہے مجتبیٰ خامنائی محفوظ ہیں، محفوظ مقام پر ہیں، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سامنے نہیں آتے. سچ کیا ہے؟ دو نیریٹو سامنے آ رہے ہیں، میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں. لیکن ایک بات پر دنیا بھر کے تجزیہ کاروں نے اتفاق کیا ہے، چاہے مجتبیٰ خامنائی غائب ہوں یا موجود، ایران میں اصل فیصلے IRGC کر رہی ہے. بہت سارے اخباروں نے بھی یہ لکھا ہے، اور یہ بات ایران کا سسٹم اگر کوئی سمجھ جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران میں کوئی ایک آدمی فیصلے نہیں کرتا. کمانڈرز، سیاسی لیڈرز، IRGC اور سیکیورٹی عہدیداروں کا ایک مکمل نیٹ ورک ہے جو کہ تمام فیصلے کرتا ہے، اور یہ نظام توڑنا ہی بہت مشکل ہے. ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ انہیں یہ لگا تھا، ٹرمپ کو یہ لگا تھا کہ اگر علی خامنائی کو شہید کر دیا جائے گا تو ایران ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد فیصلے کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا. لیکن ٹرمپ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایران نے اپنے اندر ایک ایسا مضبوط نظام بنا رکھا ہے، مطلب ایران نے خود کو اس جنگ کے لیے برسوں پہلے ہی تیار کر رکھا تھا کہ اگر ان کے لیڈرز کو شہید کر دیا جاتا ہے تو نیچے انتظامیہ کیسے کام کرے گی، فیصلے کون کون کرے گا. انہوں نے اپنی پاور کو تقسیم کر رکھا تھا نچلی سطح تک کہ ہر آدمی کو فیصلے کا اختیار تھا کہ اگر ایک آدمی کو ہٹا دیا جائے نظام چلتا رہے، پتا ہو کہ کب، کہاں، کیسے فائر کرنا ہے، ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہے. اب ٹرمپ کو یہ مشکل ہے کہ آخر وہ بات کس سے کریں، نشانہ کس کو بنائیں، کیونکہ اصل میں کوئی ایک آدمی ہے ہی نہیں. ٹائمز آف اسرائیل خود کنفیوز ہے. وہ لکھتا ہے کہ IRGC انٹیلیجنس کے سربراہ پیر کے حملوں میں، یعنی کہ پیر کو جو حملے کیے گئے تھے ان میں درجنوں دیگر لوگوں کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں. یعنی امریکی حملے IRGC کی سینئر قیادت کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سینئر قیادت کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر ختم ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، اس کے بعد بھی حملے جاری رہیں گے. اور امریکہ کو اب شاید یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے، امریکہ کو اب شاید یہ بات پتہ لگنے لگی ہے کہ ایران کی تمام افواج، ایران کے مختلف ادارے تمام فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، تمام امریکہ پر حملہ کرنے کا، اسرائیل پر حملہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، تمام یہ جانتے ہیں کہ دفاع کیسے کرنا ہے. کیونکہ اس جنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا ڈیفنس.
ईरान का डिफेंस बहुत मजबूत है और अमेरिका की यही शिकस्त है कि वो ईरान का डिफेंस नहीं तोड़ पा रहा, क्योंकि जंग में दोनों फरीकों के बराबर का होना लाजमी है। और अगर दोनों फरीक बराबर नहीं है, एक फरीक मुकम्मल तौर पर कमजोर है और दूसरा बहुत ताकतवर है, लेकिन वो कमजोर फरीक के अगर डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा तो यही उसकी शिकस्त है कि एक सुपर पावर, एक ऐसे मुल्क का कि जिस पर पाबंदियां लगी हुई हैं, उसका डिफेंस नहीं तोड़ पा रहा, यही तो उसकी शिकस्त है। तभी तो वो दीवाना वार इधर उधर हमले कर रहा है। बल्कि मैं आपको अमेरिका की एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। अमेरिकी एक ओहदेदार ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा है, कितने बौखलाए हुए हैं इससे पता लगता है। उन्होंने कहा है कि ईरान का जो मामला है वो द विज़र्ड ऑफ ऑज मीट्स वीकेंड एट बर्नीज जैसा है। यानी कि ये समझ लें कि उनके कहने का मतलब ये है कि ईरान में बज़ाहिर तो बहुत पावरफुल और ज़बरदस्त तरीके का नज़र आता है, मगर अंदर से बहुत ही निज़ाम खोखला है। हालांकि अगर ऐसा ही खोखला निज़ाम है तो आप तोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? यही निज़ाम मजबूत तरीन है। उनका ये कहना है कि सामने एक लीडर दिखता है, पीछे कुछ और चल रहा है। यही तो आपकी बौखलाहट की वजह है। आज की कहानी ने 3 सवाल छोड़ दिए हैं। पहला यह है कि ट्रंप कह रहा है कि अगले हफ्ते वो बिजली घर तबाह कर देगा। ईरान कह रहा है कि हम नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान की नई 45 दिन की तजवीज़ दरमियान में है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर जंग रोक सकता है? दूसरा सवाल, मुश्तबा खामनाई वो कहाँ हैं? क्या वो वाकई गायब हैं या ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि जो चीज़ नहीं नजर आती उससे डर ज्यादा लगता है? इसका जवाब अभी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, मुश्तबा खामनाई इससे पहले भी पर्दे में रहकर ही फैसले करते थे। अली खामनाई के दौर में पर्दे के पीछे फैसले करने वाले मुश्तबा खामनाई ही थे। मुश्तबा खामनाई आज पर्दे के पीछे से फैसले नहीं कर रहे, बल्कि अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मुश्तबा खामनाई पर मुकम्मल डिटेल में बनाई हुई है कि वो कब कैसे क्या क्या फैसले करते थे और सब हिल कर रह जाते थे जब वो पहली दफा सामने आए। उसमें इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझ आ जाएगा। तीसरा सवाल ये बनता है आज की इस सारे ब्लॉग से कि अगर अमेरिका ने वाकई बिजली घर तबाह कर दिए तो ईरान की आवाम जो पहले ही मुश्किल में है वो मजीद तकलीफ में आ जाएंगी। मगर इससे पहले भी अमेरिका धमकी दे चुका है कि वो मुकम्मल ईरान को मिटा देगा, मलिया मेट कर देगा। मगर फिर अमेरिका ऐसा मुल्क है जो अपनी ही धमकियों से डर जाता है। धमकी देने के बाद वो खुद डर गया था कि इस पर अमल कैसे करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। बहरहाल पाकिस्तान, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। क्या मजीद महंगा हो सकता है? एक बात आपको वाज़ेह कर दूं, आपको लग रहा है कि पेट्रोल सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान में महंगा है, ऐसा नहीं है। पेट्रोल दीगर ममालिक में भी महंगा है। इस पर मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बना रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। अगर आप हमारा रोज़ एक व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन इसका बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हमारा व्लॉग नशर होगा, पब्लिश होगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बात और जो आपसे कहनी है वो ये है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह थिंक इस वक्त पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इकोसिस्टम है। आपने ही थिंक के मेन चैनल को सिर्फ 2 महीने में सिल्वर बटन देने वाला पाकिस्तान का पहला चैनल बनाया डॉक्यूमेंट्री की नीश का। आप ही थिंक के मुकम्मल इकोसिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर आपकी सब्सक्रिप्शन मिलेगी तो यकीनन हमें डोपामाइन मिलेगा और हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।